दरअसल मैं इस बार कुछ और टॉपिक पर वीडियो लेकर आने वाला था, पर सोशल मीडिया पर मैंने कुछ ऐसी वीडियोस देखी, कुछ ऐसी वायरल खबरें देखी जो अरुणाचल प्रदेश में अभी हाल में चकमा आजंग इशू जो चल रहा है उसे लेकर बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग थी। और कुछ ऐसी ही मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन के चलते मुझे लगा कि आप तक सही जानकारी मुझे पहुंचाना चाहिए और उसी मकसद के साथ मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। आशा करते हैं आप पसंद करेंगे। नमस्कार। ये बात तो सच है कि देखिए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे इंडिया के मेनलैंडर्स बहुत कम जानते हैं, बहुत कम जानकारी रखते हैं। इसके भी कुछ कारण हैं। हम इकोनॉमिकली लेस इंपॉर्टेंट हैं, हम जोग्राफिकली आइसोलेटेड हैं, इसके अलावा हम कल्चरली उनसे अलग हैं। तो इन्हीं कारणों से नॉर्थ ईस्ट इंडिया को एक आइसोलेटेड जगह की तरह ट्रीट की जाती है। पर देखिए, किसी भी मुद्दे पर आधी जानकारी रखना एकदम नहीं जानने से बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वो कहते हैं ना, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। आप आज देखिए, कई सोशल मीडिया ग्रुप खास करके जो मेनलैंड से आते हैं वह अरुणाचल के चकमा आजंग इशू को लेकर बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशन शेयर कर रही है, अटकलें लगा रही है। कोई कह रहा है चकमा आजंग समुदाय के साथ अरुणाचल प्रदेश में भेदभाव हो रहा है, कोई कह रहा है बौद्ध धर्म मानने वाले चकमास के साथ अरुणाचल प्रदेश में भेदभाव हो रहा है। भैया, आप जानते भी हैं अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, इसके इतिहास क्या है, यहाँ कितने समुदाय रहते हैं, ये चकमा आजंग कौन है। चलिए, अरुणाचल प्रदेश के राजधानी का नाम को बताइए, नोटिस में कितने स्टेट्स हैं, ये सब जाने बगैर आप यूं ही कुछ भी बोलोगे, फिर इसके बाद इसका क्या अंजाम होगा, इसका क्या असर होगा। कुछ सोचा है? कुछ सोचा है किसी भी गलत जानकारी से कितनी बड़ी घटना कर सकती है। देखिए, मेरा मानना है कि हमें पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने काम को निभाना चाहिए। कुछ लोग इस इशू को एनआरसी के साथ भी जोड़ रहे हैं, सीरियसली, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। कुछ इसे सीएए के साथ भी जोड़ रहे हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो जरा इनका कंसेप्ट भी समझ लीजिए। एक बंदा कह रहा था कि एनआरसी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ था। तो चलिए पहले एनआरसी को ही शॉर्ट में हम समझ लेते हैं। एनआरसी माने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। ये दरअसल एक सेंसस रिकॉर्ड है जो आजाद भारत का पहला फर्स्ट सेंसस के बाद रिकॉर्ड किया गया था। यहां पर हर इंडियन सिटीजन दर्ज है और असम राज्य ने 1951 के एनआरसी सेंसस रिकॉर्ड को सबसे पहले अपडेट किया था। इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये थी कि उन सब को असम के नागरिक माने जाएंगे जो 24 मार्च 1971 से पहले असम में बसे हुए हैं। नाउ व्हाई दिस डेट 24 मार्च 1971 इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज उस दिन पाकिस्तान ने बांग्लादेश पर आक्रमण कर दिया था और उसके चलते बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा तादाद में इलीगली असम में इमिग्रेट कर गए थे। इससे पहले भी आज़ादी के बाद असम में खास करके ईस्ट पाकिस्तान से मतलब बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा इलीगल इमिग्रेशन हुए थे और इससे असम की अपनी संस्कृति, परंपरा यानी उनकी इंडिजिनिटी खतरे में आ गई थी। तो यह कदम अपने राज्य, अपने देश के मूल निवासियों को पहचाने जाने वाला एक कदम था जिसे असम ने बहुत गंभीरता से लिया। जिसके नाम एनआरसी में नहीं पाए जाते उन्हें फॉरेनर मानकर डिपोर्ट किया जाना था, वापस भेज दिया जाना था। एक्चुअली दिस इज मैंडेटेड बाय द 2003 अमेंडमेंट ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 और 10 दिसंबर 2019 में इसे पास किया गया। अगर आपको याद होगा, एनआरसी को लेकर भी बहुत बड़ा बवाल मचा था। असम में तो एक एमएलए का नाम ही एनआरसी में नहीं था। नाउ टू कंक्लूड ऑन एनआरसी कभी अरुणाचल प्रदेश में लागू हुआ ही नहीं, फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकेंडली, लेट्स अंडरस्टैंड सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब ये सीएए भी जो 2019 में पास किया गया था, एक एक्ट है जो 3 कंट्री से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से उन माइनॉरिटीज को वापस लाने के, भारत में वापस लाने की बात करता है जो उन देशों में ऑप्रेस्ड हैं, प्रोसिक्यूटेड हैं, माने उनकी हालत वहाँ बहुत ज़्यादा खराब है। अब इन माइनॉरिटीज में हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं और जैन हैं, 6 रिलीजन्स। अब सीएए के कानून के मुताबिक दरअसल इन माइनॉरिटीज के लिए इंडियन सिटीजनशिप पाना बहुत आसान हो गया है। इसमें 1955 के सिटीजनशिप एक्ट को संशोधन कर इसमें अमेंडमेंट लाकर बहुत सारे बदलाव लाए गए हैं। इसके मुताबिक 31 दिसंबर 2014 तक या उससे पहले आए माइनॉरिटीज के मेंबर्स को इंडियन सिटीजनशिप मिल जाता है। और क्योंकि ये 2019 को पास किया गया था तो इसका मतलब था कि अब ये जो बाय नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप पाने की जो प्रक्रिया है ना, जो अवधि थी ना, वो सिर्फ 5 साल का हो गया है। इससे पहले जो सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन पाया जाता था उसे पाने के लिए भारत में किसी को कम से कम 11 साल रहने की जरूरत थी। इसके विरोध में देश भर में बहुत हंगामा हुआ था। मैं खुद भी उस आंदोलन के चलते असम के गुवाहाटी में फंस गया था। ट्रेनें, बसें, फ्लाइट सब ठप थी। आसपास गोलियों की आवाज गूंज रही थी
बहुत भयानक मंजर था। ऐसा तो मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा था, लेकिन उस वक्त मैंने सब कुछ लाइव देखा, मेरे सामने हो रहा था। असम में खास करके इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा आक्रोश इमीडिएट और बहुत ज़्यादा इसलिए हुआ क्योंकि CAA से इलीगल इमिग्रेंट्स को बड़ी आसानी से वहाँ सिटीजनशिप मिल जाती है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यह धर्म के आधार पर है। इसके चलते मुस्लिम समुदाय की अलग नाराजगी थी। इस प्रावधान में इस्लामिक धर्म के लोगों को छोड़ दिया गया था, बाहर रखा गया था इस प्रावधान से। इसके खिलाफ यूपी में सबसे ज़्यादा गतिविधियाँ देखने को मिली। तो ये था NRC और CAA। अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश के चकमा हाजोंग मुद्दे पर। ये जो मुद्दा अभी अरुणाचल प्रदेश में चल रहा है ना भाई साहब, ना ये मतलब ये इन मुद्दों से एकदम अलग है, एकदम अलग। ना ये NRC से जुड़ा हुआ है, ना CAA से रिलेटेड है, और ना ही किसी भी धर्म से। ये दरअसल एक राज्य में दो गुटों के बीच उनके अस्तित्व को लेकर एक लड़ाई है। मैंने अपनी पिछली एपिसोड में इस पर विस्तार में बात की है। अगर आप इसके इतिहास को जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूं। यह मामला अभी बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा, इसलिए मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर अपने मन से कोई भी उल्टी सीधी बात ना करें, क्योंकि हमें इसका सलूशन चाहिए, ना ही इसे और उलझाना है। कुछ लोग हैं जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से गाली गलौज तक कर रहे हैं। ये सब मत कीजिए, अरुणाचल से हो या फिर चकमा हाजोंग कम्युनिटी से हो, क्योंकि कल को अगर किसी भी वजह से कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है ना, तो इसे सॉल्व करने आप नहीं आओगे। एक छोटी सी चिंगारी को बेकाबू आग बनते देर नहीं लगती। सो लेट्स बी मोर रिस्पॉन्सिबल, मोर सेंसिबल एंड मोर केयरफुल, एंड मोर इंपॉर्टेंटली ऑफ कोर्स लेट्स बी अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। यह मसला अब अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ पूरे देश का मसला बन गया है, तो हमें इसके सलूशन में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और चकमा हाजोंग भाइयों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इस मसले को आक्रोश के साथ नहीं, समझदारी और सूझबूझ के साथ निपटाइए। इतिहास गवाह है, वायलेंस अट्रैक्ट्स वायलेंस, वायलेंस से वायलेंस ही आएगा। मेरा ऐसा मानना है कि यह आंदोलन गलत दिशा ले रहा है, इट्स टेकिंग अ रॉन्ग डायरेक्शन। वैसे आप मुझसे ज्यादा समझदार होंगे, पर एक आम भारतीय होने के नाते मैं तो यही चाहूंगा कि मतलब मेरे देश में दो लोगों को लड़ते नहीं देख सकता। और याद रखिए, आपके तरफ भी और अरुणाचल प्रदेश के तरफ भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो इन जैसे मुद्दों से भी अपने फायदे की चीज निकाल कर चले जाएंगे। भड़काऊ भाषण, भड़काऊ नारेबाजी से सिचुएशन और बिगड़ेगा। जो मसला सुलझ सकता था वो भी उलझ कर रह जाएगा। मैंने अपने 81st एपिसोड में भी यही कहा है, जहां मैंने इंडिजिनस फेथ वर्सेस क्रिश्चियनिटी पर बात की थी कि किसी भी मुद्दे को चैलेंज में नहीं लाना चाहिए। चैलेंज बिगाड़ने के अलावा और कुछ काम नहीं करता। अब उन लोगों को भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं जो इस मुद्दे में अभी भी कंफ्यूज हैं। तो जनाब, जैसे कि मैंने पहले कहा, यह मुद्दा धार्मिक बिल्कुल नहीं है। कुछ कह रहे हैं ना कि अरुणाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म के चकमा के खिलाफ भेदभाव है। हमारे यहाँ धर्म में भेदभाव नहीं होता, वी आर ट्रूली सेक्युलर। यहाँ कई अरुणाचलियों ने चकमा लड़कियों से शादी कर रखी है और कई अरुणाचली लड़कियां चकमा से भी आई हुई है। सबसे पहले आप अरुणाचल की डेमोग्राफी को समझिए ना, इसके डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को। यहाँ 26 से 27 मुख्य जनजातियां हैं और उपजनजातियां तो 100 से भी अधिक है। इसलिए यहाँ अनेकों बोलियां बोली जाती हैं और ये सारे अरुणाचल प्रदेश के मूल निवासी हैं। आज़ादी के बाद बांग्लादेश में कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी कि चकमा हाजोंग को अरुणाचल प्रदेश आना पड़ा, या यूं कहिए कि उन्हें यहाँ इमाइग्रेट करना पड़ा। अब अरुणाचल प्रदेश एक ST स्टेट है। 1873 का बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन के तहत यहाँ अरुणाचल प्रदेश में गैर मूल निवासी यानी नॉन इंडिजिनियस लोग बस ही नहीं सकते, और इसी कारण इस राज्य की परंपरा और संस्कृति अभी भी बची हुई है। बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आपको वहां पूरी जानकारी मिल जाएगी। और BEFR इनरलैंड परमिट रेगुलेट करती है, जो अरुणाचल प्रदेश में नॉन इंडिजिनियस लोगों की एंट्री को रेस्ट्रिक्ट करती है। ये जो दो समुदाय हैं चकमा हाजोंग, यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं, पर ये लगभग आज़ादी के समय से ही भारत में रह रहे हैं और लगभग 50-60 साल से अरुणाचल प्रदेश में बसे हुए हैं। अब लड़ाई ये है कि अरुणाचल प्रदेश की आवाम इन्हें बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन के तहत अपने राज्य से बाहर करना चाहती हैं, लेकिन चकमा हाजोंग यहाँ पर बसना चाहती हैं। नाउ दिस इज द फैक्ट। और बाकी जो RPC यानी रेजिडेंस प्रूफ सर्टिफिकेट हैं, उसके मसले को मैंने अपनी पिछली एपिसोड में पूरी तरह एक्सप्लेन किया, पूरी तरह बताया है, उसे ज़रूर देखिएगा, आप पूरी तरह समझ जाएंगे। चलिए अब मेरी सोल्यूशन की ओर थोड़ा मैंने जो सोचा उस पर बात करते हैं। देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी सोच मेरे विचारों से मेल खाए, पर इन बातों पर ज़रा गौर फरमाइएगा, क्योंकि ये बातें सोल्यूशन की ओर हमें ले जा सकती हैं।
अब जैसे कि मैंने पहले कहा, चकमा हाजोंग भाइयों को इस इशू को पूरे सूझबूझ के साथ, पूरे समझदारी के साथ निपटाना चाहिए। जब आपके सामने दरवाजा है तो आप क्यों दीवार तोड़कर उस घर के अंदर आना चाहते हो? मेरा मतलब है ऐसे कई तरीके हैं जिससे यह मसला सुलझ सकता है। कम से कम कोशिश तो कर सकते हैं। मैं देख रहा हूं, देखिए बुरा मत मानिए, आपके ज्यादातर लीडर्स यंग ब्लडेड थे, बहुत ज्यादा यंग। मैं नहीं कहता कि उनकी लीडरशिप में कोई कमी है और मेरी कोई इतनी औकात भी नहीं है कि मैं उनकी काबिलियत पर शक करूं, पर उम्र और तजुर्बा भी कुछ चीजें होती हैं। हर चीज को इंपल्सिव वे से टैकल नहीं की जाती। ऊपर से आपके कुछ लोग अनाप शनाप बोल रहे हैं, हिंदू धर्म खतरे में है, बौद्ध धर्म खतरे में है। क्या बोल रहे हो भाई? मैं तो कहता हूं पूरे भारत में धर्म के मामले में, रिलीजियस टॉलरेंस के मामले में अरुणाचल प्रदेश से बढ़कर और कोई राज्य है ही नहीं। यहाँ मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, यहां तक कि चाइना बॉर्डर के पास मेचुका में गुरुद्वारा भी है, बहुत बड़ा। यहां हिंदू की आबादी 2011 के सेंसस के मुताबिक 29.4% है और बौद्ध धर्म मानने वालों की आबादी 11.7% है, जबकि इंडिजिनस फेथ बिलीवर की आबादी हिंदू धर्म को मानने वालों से कम है, 26.2%। अब मुझे बताओ, यहां हिंदू या बौद्ध धर्म कहां खतरे में है भाई? ये झूठ अच्छा नहीं लगा मुझे। गलत मैसेज मत भेजो। अरुणाचल प्रदेश इज अ वेरी पीसफुल प्लेस, पीसफुल स्टेट, लेट इट रिमेन सो। खैर, आप चलिए सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा भावुक हो गया था। आप आज धरना कर रहे हो, अगर मान लीजिए सरकार आपके धरना से ये बात मान भी लेती है, तो क्या गारंटी है कि अरुणाचल के लोग इसके खिलाफ फिर आवाज नहीं उठाएंगे? उसके बाद फिर वही धरना, फिर वही हंगामा। इन सब में आपका सोल्यूशन कहां नजर आता है, ये तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मैं तो प्यासी इशू का वो मंजर भी अभी तक नहीं भूला हूं और दोबारा देखना भी नहीं चाहता। यूं ही कुछ लोग मारे गए, उनमें से कुछ को मैं जानता भी था। इसलिए क्या हम कोई ऐसा रास्ता इख्तियार नहीं कर सकते जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे? मेरे आइडियाज कुछ इस तरह हैं। देखिए, चकमा हाजोंग कम्युनिटी को एक कमेटी बनानी चाहिए जो इस मुद्दे को सही तरीके से, सही दिशा में, सही समय में आगे ले जाए। अब आप कहेंगे तो हम पहले से कर रहे हैं, हमारे पास कमेटी है, पर शायद हो सकता है कि उनके काम करने के तरीके या दिशा गलत हो। इस कमेटी में अलग अलग इंडियन स्टेट्स के जो चकमा हाजोंग मेंबर्स हैं ना, वो भी इंक्लूडेड होने चाहिए। और ये अलग अलग चकमा हाजोंग जो इनहेबिटेड स्टेट्स हैं, उनकी सरकार से मिले, उनकी सरकार से बात करें, उनसे सलाह लें। और जो अरुणाचल प्रदेश की सरकार या कहिए केंद्र सरकार चकमा हाजोंग इशू के लिए जो कमेटी तैयार करती है, उनके साथ भी मिलकर काम करें। इस प्रोसेस में नो डाउट बहुत लंबा समय लग सकता है, पर वो होता रहेगा जो होना है ना। इस दौरान जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट का करंट इशू है, पीआरसी या आरपीसी हो, जिसे हायर एजुकेशन और जॉब के लिए आपको चाहिए, उसके इमीडिएट सोल्यूशन के लिए अभी का जो पीआरसी या आरपीसी है, वहां अरुणाचल प्रदेश सरकार से आप एक क्लॉज ले सकते हैं, उसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जहां यह लिखा जाए कि दिस डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज फॉर एजुकेशन एंड रिलेटेड पर्पसेस ओनली and this does not endorse the ownership of the land or such property by the holder of this certificate in the state of Arunachal Pradesh। इसके लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एंड आई थिंक अगर ऐसा होता है तो आपका पर्पस सर्व हो जाएगा और मेरे ख्याल से अरुणाचल के लोगों को भी इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिकॉज इसमें आप लैंड और प्रॉपर्टी का ओनरशिप उन्हें दे ही नहीं रहे हो, चकमा हाजोंग को दे ही नहीं रहे हो, विच मीन्स दैट उन्हें आप इंडिजिनियस कंसिडर ही नहीं कर रहे हो, कोई भी इंडिजिनियस राइट दे ही नहीं रहे हो। अब चकमा हाजोंग कम्युनिटी के भाई बहनों को भी एक बात सीधी तरह समझनी होगी कि आपको अरुणाचल प्रदेश में एसटी का दर्जा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये यहाँ के कानून का उल्लंघन हो जाएगा ना। पर हाँ, उस प्रोसेस में आपको वो सब हासिल हो सकता है जो आपको कोई भी आंदोलन नहीं देगा ना। अगर मुझे मौका मिले तो मैं अरुणाचल प्रदेश के लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वे भी इन लोगों की हालत को समझें। फिलहाल ये किसी भी तरह का कोई भी इंडिजिनियस आपसे मांग ही नहीं रहे, ये बस एक आरपीसी रेजिडेंस प्रूफ सर्टिफिकेट की मांग कर रहे हैं, जिसे वे कहते हैं हायर एजुकेशन अचीव करने के लिए उन्हें चाहिए, डिफेंस सर्विसेज में, सेंट्रल जॉब्स में अप्लाई करने के लिए चाहिए। पता है, इससे स्टेट का बर्डन भी कम हो सकता है। कैसे? देखिए, पीआरसी से या आरपीसी अगर हम उन्हें देते हैं तो उन्हें हायर एजुकेशन मिलेगा, उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, मतलब वे सेल्फ सफिशिएंट होंगे, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो ये अरुणाचल के बाहर भी पैसे होने पर जमीन जायदाद खरीद कर, प्रॉपर्टी खरीद कर सेटल हो सकते हैं। एक लॉजिकल बात है ना। एक वेल सेटल्ड आदमी को अगर हम फैमिली से अलग घर बसाने को कह दें तो बहुत आसानी है कि उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वही एक डिपेंडेंट इंडिविजुअल को, एक गरीब इंसान को अगर हम कह दें कि तुम अभी इस घर से निकलकर अलग जगह सेटल हो जाओ, भूखा मारा जाएगा बेचारा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए
क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उन्हें एक स्पेसिफाइड और नोटिफाइड एरिया देकर, जनरल कैटेगरी का दर्जा देकर उन्हें अरुणाचल प्रदेश का एक यूनिक कम्युनिटी बना दे फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी? इनके टर्म्स एंड कंडीशंस ये रहे कि उस पर्टिकुलर एरिया के बाहर वे अरुणाचल प्रदेश में ना जमीन खरीद सकेंगे ना कहीं बस सकेंगे। अगर ये खरीदना चाहते हैं तो अरुणाचल के बाहर ले सकते हैं। देखिए, ये बात सच है कि चकमा हाजोंग जो है अब भी इंडियन सिटीजन्स हैं, दे आर नो मोर रिफ्यूजीज इन इंडिया। हाँ, ये बात सच है फिर कि वे अरुणाचल के मूल निवासी तो बिल्कुल नहीं है। अब आप इस बात से कितनी सहमति रखते हैं ये आपके ऊपर है, ये मेरा फैसला नहीं है, मेरा सुझाव है। अब और एक बात, जिन लोगों को, खास करके नोटिस के बाहर के लोगों को, क्योंकि अपने नोटिस के लोग जानते हैं, जिनको लगता है कि यह मामला धर्म का है और बौद्ध धर्म वालों के खिलाफ अरुणाचल प्रदेश में भेदभाव हो रहा है, तो उन्हें बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू खुद बुद्धिस्ट हैं और जो हाजोंग कम्युनिटी है ना, वो हिंदू धर्म को मानते हैं। तो प्लीज़ इस मसले को धार्मिक रूप देने की कोशिश भी मत कीजिएगा। बाकी आपको मेरा सुझाव कैसा लगा और आप इस मसले में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश हित में सोचते हैं, देश हित में करते हैं। जय हिंद।